अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। Hello students, very good morning. Welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो पीछे क्या लिखा है, बेस्ट वे टू गेट समथिंग डन इज टू बिगिन। एग्जैक्टली स्टूडेंट, आज हम बिगिन कर रहे हैं 12th मैराथन 50 डेज बैच, मोस्ट अवेटेड बैच। स्टूडेंट्स रेगुलर बैच में भी है, फिर भी वो वेट करते हैं कि मैराथन बैच कब होगा, सो दैट उनका स्कोर इंक्रीज हो सके। बेसिकली मैराथन बैच 50 डेज का जो फ्रेम किया गया है बच्चों, उसमें हमारा फोकस रहेगा टोटली एग्जाम पे। मैं जो साल भर टीच करता हूँ बच्चों, उसमें मेरा फोकस होता है नॉलेज ओरिएंटेड, मतलब स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं करना है, आपको नॉलेज भी लेना है। कोई भी टॉपिक हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है आपके लाइफ में, उस पर मेरा फोकस होता है। लेकिन आज ये समय नहीं है, अब ये टाइम आ चुका है, वी हैव टू स्टडी फॉर एग्जाम। सी आई डोंट नो यू, आप जो भी हो लेक्चर देख रहे हो, ये तो बात मुझे पता है कि आपके पेरेंट्स को मैं पहचानता हूँ। अरे नहीं पर्सनली नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को जानता हूँ। Of course, every parents, whether you are from poor family, middle class family, rich family, doesn't matter. आपके पेरेंट्स को एक ही एक्सपेक्टेशन है कि सिंस आप 12th में पढ़ रहे हो तो आप बोर्ड में अच्छा सा स्कोर करो, सो दैट फ्यूचर में ग्रेजुएशन के लिए आप जहाँ पे भी जाओगे आपको अच्छा खासा मतलब फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर लग जाए विदाउट पेइंग एनी डोनेशन। ओके, तो ये बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन में छोटा सा रोल प्ले कर रहा हूँ मैं बाय गिविंग अ 50 डेज मैराथन बैच। आई एश्योर स्टूडेंट, अगर आप स्टार्ट से लेकर एंड 50 डेज अटेंड करोगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। आई एम नॉट कमिटिंग अबाउट एनी स्कोर 80%, 90%, नहीं, लेकिन आप जहां पे भी हो वहां से इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अगर आप 60% वाले हो तो डेफिनेटली 75 तक पहुंच सकते हो। अगर आप ऑलरेडी 75-80% इतने ब्रिलियंट हो तो डेफिनेटली 90 क्रॉस कर सकते हो। तो जहां पे भी है हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो जब जागे तब सवेरा, नाउ फाइनली इट इज जनवरी, अब तो हम जागना ही जरूरी है और सवेरा हो चुका है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का डे नंबर 1 मैराथन बैच का अकाउंट्स लेक्चर के साथ। अब देख सकते हो बच्चों, मैंने कंटेंट के डिटेल्स दिए हुए हैं। कंटेंट क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, इसमें आज हम देखेंगे टॉपिक का नाम मतलब सीरीज। बच्चों फिलहाल लॉकडाउन में सीरीज का बहुत क्रेज बढ़ गया। तो लॉकडाउन मतलब कोरोना की वजह से घर में बैठना था, घर में बैठना मतलब ऑब्वियसली मूवीज का ऑप्शन था ही नहीं कि थिएटर में जाए वो देखे, तो ऑप्शन ही क्या था, वेब सीरीज। तो तब से वेब सीरीज के प्यार ने थोड़ा सा इफेक्ट हो गया। अब मैंने भी स्टार्ट कर दिया कि सीरीज और एपिसोड्स। ओके, सो हमारे लिए समझ लो बच्चों, चैप्टर नंबर मतलब सीरीज नंबर। ओके, और उस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर रहेगा दैट इज एपिसोड नंबर। तो ये है आज का जो लेक्चर है, ये रहेगा सीरीज नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पे, और उसमें से एपिसोड नंबर 1 मतलब डे 1 है इस लेक्चर का। और आज हम क्या क्या देखने वाले हैं देख सकते हो आप कंटेंट में। फर्स्ट क्या लिखा है मैंने, व्हाट टू स्टडी। बच्चों पढ़ना तो है ही, पढ़ते तो साल भर से आ रहे हैं, लेकिन अब फिल्ट्रेशन दैट इज स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है। देयर इज ह्यूज डिफरेंस इन स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। लेकिन ये भी समझ लो, सिर्फ एक से काम नहीं बनेगा। हमें चाहिए अगर अच्छा स्कोर बोर्ड में अच्छा सा स्कोर करना है, 80-90 के अबव जाना है, और अकाउंट जैसा सब्जेक्ट तो 100 आउट ऑफ 100 दे ही सकता है डेफिनेटली। अगर आपको उस लेवल तक पहुंचना है तो यू शुड नीड द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का टाइम तो अब तक था, अभी भी है, लेकिन अब स्मार्ट वर्क के साथ ही करना पड़ेगा। ओके, तो हर टॉपिक किए जा रहे, भेजे में इनपुट नहीं हो रहा है, फिर भी बस सॉल्विंग चल रहा है। सर ने दिए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं आ रहा है तो किसी से फोटो मंगा लो व्हाट्सएप पे और बस छापना है, रट्टा करना है, ये टाइम गया। नाउ वी हैव टू बी स्मार्ट एंड वी हैव टू चूज व्हाट वी शुड डू। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट टू स्टडी, देन हम पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे, हाउ टू स्टडी, स्टडी कैसे करें। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, अरे आज का जो हमारा मेन पार्ट है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उस पर हम जाएंगे। ओके, तो फिलहाल 2021 पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से थोड़े फ्लक्चुएशंस किए हैं। ऑफ कोर्स पेपर पैटर्न और न्यू सिलेबस भी है, पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है। तो एग्जैक्टली
व्हाट टू स्टडी उस पर हम आते हैं। चलो तो करते हैं शुरुआत। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का नोटिफिकेशन, इसमें मेरा कुछ एडिटिंग नहीं है, जो है ओरिजिनल आप तक ला रहा हूँ बस। जो पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपकी जो एग्जाम होगी टर्मिनल एग्जाम 50 मार्क्स के लिए, मेरा फोकस इस पे है ही नहीं, प्रीलिम एग्जाम इस पे फोकस है ही नहीं, बस मुद्दे की बात मैं करूंगा। जो हमारी बोर्ड मेन एग्जाम है बोर्ड की, उसमें 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रिटर्न एग्जाम रहेगी और 20 इंटरनल एग्जाम रहेगी। ओके, तो इन शॉर्ट कॉलेज वालों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे। 20 मार्क्स का सवाल है, और अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का विजन रख रहे हो, विजन रखना ही चाहिए, 50 डेज आप रहोगे तो विजन ऑटोमेटिक बन जाएगा और विजन नहीं रियलिटी बन जाएगी। तो इसके लिए 20 मार्क्स भी उतने ही जरूरी है जितने 80। ओके, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज अगर वही वहां पे आपको कम मार्क्स मिल गए तो आप रिटर्न एग्जाम में कितना भी दे दो, आउट ऑफ तो नहीं मिलेंगे। ओके, तो फाइनल एग्जाम इन दोनों के 20 + 80 ये पैटर्न में रहेगा। अब ये 20 मार्क्स जो इंटरनल है उसका पैटर्न कैसा है, लेट्स सी। आपके सामने पैटर्न है, ट्रू और फॉल्स। अइला क्या बात कर रहे हैं सर, 2.5 मार्क्स के लिए? सर कुछ तो भी मिस्टेक होगा, ये 2 नहीं सिर्फ हाफ मार्क्स होगा। अरे नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं है, वो पुणे यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। एंड एज पर दिस 2.5 मार्क्स के लिए देखो, 5 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 ट्रू और फॉल्स है। इसलिए ये सेट कर लो दिमाग में, आप जब भी स्टडी करोगे ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट, मतलब कोई भी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तो एवरी टाइम यू शुड नो द रीजन ऑफ ट्रू और फॉल्स। रीजन भी देखो, बस फॉल्स लिख दिया खत्म किस्सा। हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा भाई, आराम से मिल जाएगा, हाफ नहीं तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन बाकी 2.5 मार्क्स पूरे तो नहीं मिलेंगे। यू हैव टू नो द रीजन। तो एक विजन सेट, एवरी टाइम एक्सरसाइज स्टडी करोगे ट्रू और फॉल्स के टाइम रीजन देखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। 5 मार्क के लिए तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और पूरा सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस लिखने के बाद जो मेन आंसर है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो सिर्फ वो एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करके लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा सेंटेंस लिखिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द फॉलोइंग। अल्लाह ऐसा भी कुछ आता है 5 मार्क के लिए, कैलकुलेशन दिया है सर, टोटल लेना होगा क्या, प्लस माइनस होगा? अरे नहीं नहीं, इतना इजी तो नहीं पूछेंगे। डेफिनेटली आपको अकाउंट्स में जो फॉर एग्जांपल एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशो है, रिटायरमेंट में देखा जाए रिटायरमेंट डेट में तो गेन रेशो है, तो ऐसा कुछ रहेगा। या फिर सपोज ड्यू डेट दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्यू डेट, और आपको बोल दिया गया इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तो ऑप्शन में है तो शायद चांसेस कम रहेंगे, लेकिन पार्टनर को सपोज इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये कैलकुलेशन के लिए आ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे बट शांति से सॉल्व करो। और अगर आप देखो ना चैप्टर्स के एक्सरसाइज, तो हर चैप्टर में नॉर्मली कुछ ना कुछ दिया है कैलकुलेशन के लिए, और वो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस बड़े क्वेश्चन पे होता है, 10 मार्क वाले, 12 मार्क वाले, तो ऐसी गलती ना करें। ओके, नेक्स्ट, प्रिपेयर अ स्पेसिमन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर देखा जाए 25% सिलेबस रिडक्शन के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि ये चैप्टर ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो आपको याद रखना है 5 मार्क के लिए स्पेसिमन्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत भारी क्वेश्चन है, एकदम मक्खन, हार्डली 5 लाइन याद रखनी है और 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, तो आई विल सजेस्ट ये बेस्ट ऑप्शन है, आप ये कर लो। इवन फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, प्रिपेयर स्पेसिमन फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 5 मार्क इंटरनल वाले और बोर्ड क्वेश्चन में 5 मार्क, मतलब ऐसे 10 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेट, जो बहुत ज्यादा सिंपल है। ओके, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज, प्रेजेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए, लाइन परफेक्ट होनी चाहिए, वर्डिंग परफेक्ट होना चाहिए, तो 5 मार्क मिलेंगे। ओके, अरे वो सिखाने वाला हूं मैं, डोंट वरी। तो ये 20 मार्क इंटरनल कॉलेज के हाथ में, तो 5 मार्क्स ट्रू और फॉल्स, 5 मार्क्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, 5 मार्क्स फॉर कैलकुलेशन एंड 5 मार्क्स फॉर फॉर्मेट। ओके, ऐसा 20 मार्क्स का एग्जाम हो गया। ऑफ कोर्स इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके कॉलेज में ही वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, 1 आवर का जो टेस्ट रहेगा। कब रहेगा गॉड नोज। गॉड नोज क्यों बोलना पड़ रहा है? एक तो मैं बोल सकता था कि गवर्नमेंट नोज, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल सकते भाई, पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। फिलहाल सिचुएशन नॉर्मल हो चुका था कुछ दिन से, लेकिन अप्स एंड डाउन चल रहा है, अचानक से कोरोना बढ़ रहा है। तो हमें एज अ स्टूडेंट ये नहीं सोचना है कि एग्जाम होगी या नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है आज तक क्लास ज्वाइन नहीं किया, अरे अभी तक नहीं किया, अभी नहीं तो कभी नहीं, ज्वाइन कर लो ना यार मैराथन बैच, 50 दिन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यही सोच के बैठे कि एग्जाम होने ही नहीं वाली। बच्चों, एग्जाम 101% होगी। 12th बोर्ड की एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि आपको प्रमोट कर दिया गया, ये हो ही नहीं सकता, एग्जाम तो कंफर्म होगी।
और वो भी फिजिकल होगी, वहां पे जाके होगा, एमसीक्यू बेसिस पे होगा, ये छोड़ दो। इसलिए स्टडी नहीं स्टार्ट किया तो आज से स्टार्ट करो, ठीक है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन में आपका स्टडी का पार्ट तो होगा ही क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में बहुत फॉर्म में होते हैं हम, मतलब पहले 4-5 दिन तो एकदम हवा में, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो उसमें स्टडी का पार्ट होगा, तो ये सीरियसली लो अभी, ठीक। नाउ दिस एक्चुअली इज मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यहां से स्टार्ट हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उसमें क्या स्टडी करना है और क्या नहीं, ठीक है। इसका मतलब अब तक का काम का नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज्यादा वेटेज वाली बात, ओके। सबसे पहले 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 20 मार्क्स ये टोटली दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है। तो सिंस इट इज ऑब्जेक्टिव पार्ट, आपको ये भी क्वेश्चन सीरियसली लेने हैं, डोंट निग्लेक्ट इट। ये नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है यार, ये 20 मार्क्स मतलब 20 मार्क में अगर 5 मार्क का अगर ये फॉर्मेट पकड़ ले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बचे 15 मेरे हिसाब से, मतलब जितना मैंने सुना है, या इवन मे भी 12th पास हो बच्चों, सीए बन चुका हो तो 12th तो बनता ही है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बोला जाए तो ये 15 मार्क्स किसके होते हैं? बाजू वाले, आगे वाले, पीछे वाले, ये सबके भरोसे पे 15 मार्क्स होते हैं, ठीक। तो बच्चों ये आप मन बना के जाओ कि बाजू वाला भी आपके भरोसे पे होगा, ओके। इसलिए आपको स्टडी करना है। तो ये 20 मार्क्स भी जरूरी है, ये भी हम रेगुलर क्लास में कवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट जब भी आप स्टडी करो तब आपका नजर वैसी होनी चाहिए कि इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ये वन वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नॉर्मली आता ही है कि पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, यू हैव टू राइट अ वन वर्ड, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या रहेगा? नॉर्मल है, ट्रू और फॉल्स है। और अगर आप देखो यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स को 2.5 मार्क्स ही दिया गया है, मतलब इवन इंटरनल हो या फाइनल एग्जाम 80 मार्क्स का, ट्रू और फॉल्स 2.5 मार्क्स के लिए फाइनल है। मतलब 1 मार्क्स वाले नहीं आने वाले, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स लिखो ऐसा, ओके। सो यू हैव टू स्टेट विद रीजन, क्लियर दिया है, ट्रू और फॉल्स विद रीजंस, ठीक है। फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस है। एग्री और डिसएग्री दिया है, लिटरली एग्री और डिसएग्री 1 मार्क्स के लिए बच्चों, लेकिन ट्रू और फॉल्स 2.5 के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, मतलब सेम जो ऊपर मैंने बोला आपको, एंड 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो उसमें से, और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई भी 4, एनी 4 विल बी आस्क, ठीक है। बट नॉर्मली आप तैयारी करके रखो, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, स्पेसिमन, एग्री डिसएग्री, आंसर इन 1 सेंटेंस, हाँ, एंड राइट 1 वर्ड, ये भी आ सकता है। मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं, राइट द कंप्लीट द टेबल और कैलकुलेट, ये आने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग चांसेस ओनली, ठीक है। चलो नाउ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मतलब 20 मार्क्स तो हो गए, 80 में से 20 हो गए, अब 60 मार्क्स की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट। सीधी बात मैं बोलता हूं, मैं मैराथन बैच में जो कवर करने वाला हूं, आपके स्टडी के हिसाब से आपको जो इजी जाएगा वो हिसाब से बोल रहा हूं। गो फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट भूल जाओ, ओके। डिसोल्यूशन करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भूल जाओ। वी हैव टू सॉल्व इशू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग नॉट एप्लीकेबल। डेथ ऑफ पार्टनर डेफिनेटली बेटर रहेगा, एनालिसिस मत देखना। और एनपीओ और फाइनल अकाउंट ये तो है ही कंपलसरी, तो इसमें सोचने का सवाल ही नहीं आता, ओके। और ये बोल्ड में दिया क्या है, बोल्ड में समझ जाओ, बोल्ड में जो दिया है, यूनिट इंडिकेटेड फॉर सेल्फ स्टडी, आपके एग्जाम के लिए सेल्फ स्टडी का पार्ट है, लेकिन एग्जाम में आने वाला है, बट फॉर इवेल्यूशन, ओके। लेकिन हाँ, एग्जाम में उन्होंने दिया है, लेकिन ऑप्शन में दिया है बच्चों, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने बोला था स्टडी मत करो फिर भी डाल दिया। पहली बात तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं स्टडी मत करो, उन्होंने क्या बोला हुआ, इट इज फॉर सेल्फ स्टडी। अगर वो टॉपिक इरिलेवेंट ही होते तो आपके सिलेबस में ही ना आते, वो सिलेबस में है क्योंकि वो रिलेवेंट है, लेकिन अभी हमारा फोकस एग्जाम पे है, ना कि नॉलेज पे, ठीक है। तो ये टॉपिक भूल जाओ। एडमिशन देखो, एडमिशन अगर हम करें, एडमिशन 10 मार्क्स के लिए, एडमिशन 10 मार्क्स, डेथ 10 मार्क्स, डिसोल्यूशन कितना है भाई, अगेन 10 मार्क्स, ओके। शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स 12 मार्क्स, नहीं 8 मार्क्स, सॉरी, इश्यू ऑफ शेयर्स 8 मार्क्स के लिए। देन एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, मोस्ट हेटेड टॉपिक ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप 10 मार्क्स। तो अगर टोटल देखा जाए 10 10 10 10, ये हो गए 40,
और 12 और 8 20, मतलब टोटल हो गया 60। ऐसे हो गए 60 मार्क्स, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के, खत्म 80 मार्क्स का पेपर। तो पूरे सिलेबस में अगर आप देखो 10 चैप्टर्स रहेंगे, 10 12 जो भी चैप्टर्स है, आपको 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपको करने हैं बस। अगर आप 6 चैप्टर्स कंप्लीट स्टडी करो 6 चैप्टर्स का, तो आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो बच्चों। इससे इजी और क्या होना चाहिए आपको? अरे भाई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 6 चैप्टर्स आपके पास जितने भी दिन है 6 चैप्टर के लिए पूरे डिवोट कर दो। और हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि दिन रात स्टडी करो। दिन रात स्टडी करने के लिए इतना भी डेडिकेशन की जरूरत नहीं 12th के लिए, लेकिन आप जितने भी टाइम करो अलर्ट रहो, ओके। और दूसरी चीज, प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। और नॉर्मली अकाउंट्स मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि सुबह सुबह उठ के रोज अकाउंट्स करो। अकाउंट्स को ऐसा टाइम दो जब आपको नींद आती है, ओके। जो आफ्टरनून का वगैरह टाइम रहेगा, बहुत लोगों को सोने की आदत होती है कि नहीं यार नींद लग रही है, बोर हो रहा है, ऐसे टाइम पे अकाउंट्स उठाओ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट ऐसा है बच्चों, यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट आफ्टर अटेंडिंग द 50 days बैच। तो अकाउंट्स आपको स्कोर भी देगा, अकाउंट्स आपको होश में भी रखेगा, सोने नहीं देगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से कैलकुलेशन चलता रहेगा, हाथ चलता रहेगा, इसके वजह से आप डेफिनेटली अलर्ट रहोगे। तो दिन में जो ऐसा टाइमिंग है जब आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन होती है, ऐसे टाइम पे अकाउंट्स लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के अकाउंट्स करना चाहिए, तो अगर न्यू टॉपिक, अगर फ्रेश टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग के 1-2 दिन है, देन गो फॉर दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रेगुलरली अकाउंट्स फ्रेश टाइम में मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करो। जब आप रिलैक्स होगे, जब आप बोर हो रहे होगे तब करना, ठीक है। दूसरी चीज, एक पैटर्न कभी मत फॉलो करना कि दिन भर मैंने अकाउंट्स किया, कल पूरा इको करूंगा, फिर पूरा ओसी रहेगा। अरे यार, आप आदमी हो या मशीन? इमोशन से यार हमें बोर भी होता है, पढ़ पढ़ के इच्छा नहीं होती इतना पढ़ने की। दिन भर एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेते हो आप? मैंने सीए कंप्लीट किया, सीए फाइनल में एक दिन में 8 सब्जेक्ट स्टडी करता था मैं, 8 सब्जेक्ट एक दिन में। बोर होता है यार, स्विच हो जाओ तुरंत, फर्स्ट सब्जेक्ट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे स्विच हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आज से डिसाइड कर लो, अगर आपको बोर हो रहा है ना, तो स्टडी छोड़ना नहीं है, स्टडी चेंज करना है, ओके। साल तो हर साल बदलता है, इस साल आप खुद को बदलो, समझ रहे हो? साल हर साल बदलेगा, इस साल आप खुद को बदलो। नाउ वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। सो 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क्स प्रॉब्लम, मतलब एक्चुअली उनके हिसाब से प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नहीं, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है। ऐसा कुछ दिया गया है, बस बाकी वो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, लेकिन मुद्दे की बात इतनी ही थी, ठीक है। तो हम मैराथन बैच में ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ओके। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और हाँ, ये जो क्वेश्चंस है हम इसके लिए टेक्स्ट बुक ओपन नहीं करने वाले, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं देखने वाले। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पढ़ने के लिए रेगुलर बैच है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो लिंक दिया गया है मेरे KKCA एप्लीकेशन का, या फिर प्ले स्टोर पे जाके टाइप करो KKCA, विल गेट एवरीथिंग, टोटल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। KKCA डाउनलोड करने के बाद सब लेक्चर्स मिल जाएंगे रेगुलर बैच के, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है। नाउ वी हैव टू स्टडी ओनली रिलेवेंट टू एग्जाम, जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, बस इतने ही लेक्चर्स। और हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों, ओके। पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पे। बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस एग्जाम के जो क्वेश्चन है मैं सब कुछ कवर करवा लूंगा, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, बस आपको अलर्ट रहना है, जागते रहना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, ओके। तो चलो बच्चों, हम जो हमारा टॉपिक था फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, आज का डे नंबर 1 पे सीरीज नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप नॉर्मली इसकी ये आपने सीखा होगा डायरेक्टली ईयर के स्टार्टिंग में, ओके। क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में सीखा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि एंड तक भूल भी गए सर स्टार्टिंग में क्या था, ओके। तो अब याद रखना, कुछ भी नहीं भूलना है, और हमें बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के सब वैरायटी कवर कर रहे हैं। इवन बैच में मैं तो पढ़ाऊंगा, अगर आपको फॉर एग्जांपल 1995 का एक क्वेश्चन मिला और आपको डाउट आया, बिंदास मुझे सेंड करो बच्चों, आई एम वर्चुअली अवेलेबल एवरीवेयर, डोंट वरी। सब प्लेटफॉर्म से मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप कॉन्टैक्ट करो, सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का बेसिक्स। अब ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एग्जैक्टली है क्या, या फिर इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? पहली बात तो इंपॉर्टेंस देने का सीधा सीधा रीजन है, क्या ये कंपलसरी है, इसको ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अभी अभी हमने देखा
वेटेज वाले पार्ट में कि ये कंपलसरी सॉल्व करना ही करना, ठीक है। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में एग्जैक्टली होता क्या है? फाइनल अकाउंट का सिंपल सा मतलब है कि मुझे साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ वो फाइंड करने के लिए कुछ अकाउंट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, दैट इज फाइनल अकाउंट। आई एम नॉट गोइंग इनटू टेक्निकल डेफिनेशंस, ओके। फाइनल अकाउंट ये चैप्टर 11th में भी था, 12th में भी है, FY में भी होगा, SY में भी होगा, थर्ड ईयर में भी होगा, CA में भी होगा, फाइनल में भी होगा, हर जगह पे होगा। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, बस लेवल चेंज होती जाती है। पिछले साल की अगर याद करो 11th में हमने फाइनल अकाउंट देखा था, वो था सोल प्रोप्राइटरशिप वाला, मतलब सिंगल पर्सन ओनर था। लेकिन यहां पे फाइनल अकाउंट है पार्टनरशिप वाला। बच्चों सेम, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है यहां वहां पे एक ओनर था और यहां पे दो दो ओनर रहेंगे, यहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, दैट्स इट, ओके। तो फॉर्मेट देखते हैं और इसमें क्या क्या कंटेंट आएगा वो देखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट में आपको ऊपर श्री गणेशा इन द सेंस स्टार्टिंग में लिखना जरूरी है, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, जो भी पार्टनर के नाम रहेंगे वो नाम लिख देना। उसमें हम सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। यस स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर बनाया था वही ट्रेडिंग अकाउंट, और इसके नीचे हमने लिखा भी था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो कुछ आपको आएगा एग्जाम में, ओके। तो जो भी रिस्पेक्टिव ईयर दिया रहेगा वो लिखेंगे। देन नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, again particulars, amount rupees। तो डेबिट क्रेडिट भी ऊपर डिनोट करना नहीं भूलना है, ओके। ट्रेडिंग के बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर ये तो पूरा सेम ही है, मतलब लास्ट ईयर यही बनाए थे सर हमने। यस बच्चों, हर साल यही बनाओगे, बस फॉर्मेट थोड़ा चेंज होता रहेगा। फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश, तो फर्स्ट इज पर्टिकुलर्स, देन लिख दिया अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। क्रेडिट और डेबिट हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इसके बाद बनाएंगे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अरे फाइनल नहीं रे, फाइनल अकाउंट तो चैप्टर का नाम है। पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लिखते हैं उसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर क्या ये बनाना जरूरी है? देखो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कैपिटल अकाउंट दिया जाता है क्वेश्चन में, या करंट अकाउंट भी दिया जा सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया तो आपको सिर्फ ड्रॉ करना है करंट अकाउंट, ठीक है। और अगर कैपिटल अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट, मतलब अगर दोनों भी दिया कैपिटल और करंट अकाउंट, तो कहने का मतलब ऐसा है कि कैपिटल अकाउंट ड्रॉ मत करो, कैपिटल के बैलेंसेस डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिखो, बस करंट अकाउंट ड्रॉ करना, ठीक है। वैसे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे और भी आपको रियलाइज होगा। पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट रुपीज नहीं, पार्टनर ए रुपीज, पार्टनर बी रुपीज, यहाँ पे भी पार्टनर के नाम ए रुपीज और यहाँ पे भी बी पार्टनर के अमाउंट। तो ऑफ कोर्स डेबिट क्रेडिट तो बनता है यार, अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट बनता है। एंड लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट नॉट एन अकाउंट, इसलिए यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड नहीं, एज ऑन लिखा जाता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट। ये सिर्फ एक दिन का होता है, 31 मार्च, उस डेट का, नॉट फॉर द ईयर, ठीक है। तो राइट साइड एसेट्स, अमाउंट रुपीज के 2 कॉलम हर जगह पे है। देन लायबिलिटीज, ओके। तो ऐसा सब कुछ रहेगा, ये सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब इसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा? जस्ट अ सेकंड, ड्रिंक्स ब्रेक।
हाँ, ओके। अर्निंग्स ब्रेक के बाद ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों ट्रेडिंग, ट्रेड मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सिंपल, गुड्स परचेस करना और सेल करना, इसे ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग, राइट? ट्रेड। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, ट्रेडिंग अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ओके, तो वो डेबिट साइड जो है वहां पे हम एक्सपेंसेस लिखेंगे और ये क्रेडिट वाली साइड ये इनकम के लिए बनी। तो हम परचेस और सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे। यहाँ पे कौन सी चीज आएगी? देखो बच्चों, सबसे पहले तो इसमें आता है ओपनिंग स्टॉक, तब पिछले साल जो स्टॉक बचा हुआ था वो। तो अगर डेबिट में ओपनिंग स्टॉक है, क्रेडिट में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में लिखो टू, क्रेडिट में लिखो बाय। ओके, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद डेबिट में आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है? एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, गुड्स परचेस करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले परचेस तो लिख लेते हैं, परचेस। ठीक है, और परचेस में से लेस किया जाता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, तो दूसरा भी एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि पहले परचेस किया था, आज जा रहा है, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेस रिटर्न में से लेस करेंगे। क्रेडिट साइड में क्या आता है फिर? एक्जैक्टली, परचेस अगर डेबिट में है तो सेल्स क्रेडिट में, और परचेस में से अगर लेस किया परचेस रिटर्न, तो भाई यहाँ से भी तो सेल्स रिटर्न लेस होगा ना, सेल्स रिटर्न। और इसी का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड, क्योंकि आज गुड्स आ रहे हैं, पहले हमने सेल किए। तो ये जो भी अमाउंट आएगी आउटर में लिख देंगे हम, प्लस माइनस कर, मतलब माइनस करके। उसके बाद डेबिट में आ जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो बच्चों, मैं आपको कोई लिस्ट नहीं देने वाला कि आप ये लिस्ट लर्न कर लो, ये आइटम यहाँ पे आते हैं और एग्जाम में छाप देना, डेफिनेटली नहीं। वी आर स्टडिंग लॉजिक, ओके, नॉट एनी कंसेप्ट रट्टा। रट्टा कर लो छाप लो ऐसा नहीं है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, समझ लेते हैं। देखो बच्चों, एक्सपेंस तो हुआ है, ये बात फाइनल, लेकिन परचेस करते टाइम ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, परचेस करते टाइम कौन सा खर्चा हो सकता है? सपोज बच्चों, मैंने अगर फॉरेन से कुछ गुड्स मंगाए तो इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, राइट? उसके बाद अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन से मंगवाया, जो भी व्हीकल से गुड्स आएंगे, तो जब परचेस किया तब मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, इसे ही हम बोलते हैं कैरेज। सिर्फ कैरेज अगर नाम रहा तो समझ लो परचेस करते टाइम, हेडिंग में लिख लो। अगर कैरेज इनवर्ड नाम दिया, इनवर्ड, तो क्लियर समझ जाओ, इनवर्ड मतलब गुड्स आ रहे हैं, गुड्स जब आ रहे थे तब खर्चा हुआ, मतलब ये परचेस से रिलेटेड। ओके, उसके बाद परचेस के साथ साथ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी यहां पे रहेंगे, परचेस से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल मोटिव पावर। मोटिव पावर क्या होता है? ये मोटिव पावर, हॉर्स पावर, ये बेसिकली जो फैक्ट्री में ह्यूज एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है प्रोडक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं मोटिव पावर या हॉर्स पावर। ठीक है, तो एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड है, डेफिनेटली ट्रेडिंग में आएंगे। उसके बाद हाँ, वेजेस। अब वेजेस मतलब क्या? वेजेस मतलब जो लेबर लोग होते हैं, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस में काम करते हैं, उनको जो पेमेंट दिया जाता है, दैट इज वेजेस, वो रहेगा ट्रेडिंग के डेबिट में। ठीक है, और क्या होगा? बस बाकी जब आएगा तब देखेंगे। बस विजन सेट है कि परचेस से या प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा रहा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, अदरवाइज क्रेडिट साइड तो है ना यार। नहीं, क्रेडिट इनकम के लिए बच्चों। देखो क्रेडिट साइड में क्या आता है, मैंने बोला डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट ऑल इनकम। सर इसमें और कौन सा इनकम आएगा? बच्चों ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है डायरेक्ट इनकम। सर कौन सा डायरेक्ट इनकम होता है? डायरेक्ट इनकम एक ही है, एक लौती है, सेल्स इज द ओनली डायरेक्ट इनकम, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ सेल्स आएगा। ठीक है सर, बाकी कुछ भी नहीं आता इसमें? अरे आता है, सुनो आगे। ये तो मैंने एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम का तो बता दिया, और आगे इसमें याद रखो, अगर गुड्स बिजनेस में कम सीन है, गुड्स कम सीन रहा तो डेबिट में, तो गुड्स गोज आउट रहा क्रेडिट में। ओके, कम सीन का तो नॉर्मली हमने देख लिया परचेस, अगर परचेस किया तो ही गुड्स आता है, ज्यादा कोई स्कोप नहीं है अलग अलग नाम जाने के। लेकिन गुड्स गोज आउट बहुत सारे केस में होता है। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल
अभी मेरा अगर बिजनेस है और मुझे घर पे गुड्स लग रहे हैं तो मैं बाजू वाले से खरीदूंगा, नहीं नहीं भाई अपने दुकान को टच नहीं करने का। अरे भाई एड़ा हुआ गया, अपने दुकान से लेके जाएंगा ना। तो मेरे दुकान से खुद मेरे शॉप से मैंने गुड्स घर पे लेकर गया, पर्सनल पर्पस के लिए मैंने यूटिलाइज किए, इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स, राइट। तो वैसे देखा जाए तो ये हमारा इनकम है भी या नहीं भी, बिजनेस का तो है, बिजनेस के हिसाब से देखे तो। लेकिन गुड्स घर पे गए, बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, यहाँ पे आएगा। सर बस ये क्या आइटम, अरे नहीं नहीं, और क्या आएगा, गुड्स जा रहे, फॉर एग्जांपल गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स जल आए, नहीं नहीं आए नहीं नहीं सर, क्या बोलते हैं हम, गुड्स जल गए, गए ना, गुड्स जा रहे, गुड्स गए ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, लॉस्ट हो गए, नहीं यहाँ पे। गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए, गए भाई जा रहे क्रेडिट में। सो वॉट एवर द नेम इज, अगर गुड्स जा रहे हैं तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ठीक है। फिर वो इंश्योरेंस वगैरह का बाद में सोचना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस गुड्स गए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, गुड्स आए तो डेबिट में। तो ऐसे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम लिख लिया, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या आता है इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस अगेन नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। लेकिन सर ऊपर भी तो हमने एक्सपेंसेस लिखे बच्चों, अगर ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोले तो एक्सपेंस तो है लेकिन प्रोडक्शन से भी रिलेटेड नहीं और परचेस से भी रिलेटेड नहीं। फॉर एग्जांपल ऑफिस रेंट, ऑफिस का रेंट दिया बच्चों, ऑफिस में प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं। ऑफिस में माल परचेस करके ला रहे हो, नहीं नहीं, ये तो सब फैक्ट्री का पार्ट है सर, तो ये ऑफिस का एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। मैनेजर को सैलरी दी, ये ऑफिस का एक्सपेंस है। ये जो भी एक्सपेंसेस है बिजनेस के हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। देखो लेबर अगर रहा, लेबर मतलब कौन, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो अगर वेजेस दिए तो डायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि अगर लेबर छुट्टी पे गया तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन मैनेजर अगर छुट्टी पे जा रहे तो जाने दो, प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो ये जो एक्सपेंस है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑफिस वाला एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ठीक है। अब कैरेज का हमने नाम देखा, कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस करते टाइम अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया तो डेफिनेटली ट्रेडिंग, लेकिन सेल्स करते टाइम मतलब कैरेज आउटवर्ड दिया है, आउटवर्ड मतलब सेल्स करते हुए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया, तो ये केस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो कोई भी एक्सपेंस रीड करने के बाद आपकी नजर ये होनी चाहिए कि ये डायरेक्ट है क्या, अगर वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग, अगर नहीं है डायरेक्ट तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही तो जगह है ना यार, कहाँ पे डालोगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, पोस्टेज है, अकाउंटिंग एक्सपेंस है एंड सो ऑन। रट्टा नहीं, कंसेप्ट। नेक्स्ट क्रेडिट में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अरे नहीं नहीं, इनडायरेक्ट इनकम। अब ये इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, जो इनकम डायरेक्ट नहीं होती वो इनडायरेक्ट होती है। मतलब क्या सर, कुछ 2 नंबर का धंधा तो नहीं करना है ना, अरे नहीं नहीं, 2 नंबर का नहीं करना है, कुछ लीगली ही करना है। देखो बच्चों, सेल्स छोड़ के जो भी इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। सेल्स छोड़ के कुछ भी हो वो इनडायरेक्ट रहेगा फाइनल। सर एग्जांपल देखो बच्चों, अगर मेरा बिजनेस है, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, बैंक में भी पैसा रखा, बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, इनकम तो है, लेकिन क्या ये डायरेक्ट बिजनेस का है, नहीं नहीं नहीं। मेरा बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट सेल करना, तो सेल्स ये एक डायरेक्ट इनकम। इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, और कुछ मिला, डिस्काउंट रिसीव हुआ, एनी इनकम, सेल्स छोड़ के कोई भी इनकम हो वो इनडायरेक्ट इनकम है और डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अरे पर्टिकुलर्स क्या है, आप बोलोगे सर एक ही साइड में लिखने को बोला है सर ने। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लॉजिक याद रखो बच्चों। पहली बात तो सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। याद रखना कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, होना चाहिए, ओके। इनकेस कभी लॉस में वगैरह होता है डेबिट, लेकिन 99% सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट ही रहेगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। जब जब
इतना याद रखो, जब कैपिटल बढ़ेगा, बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लिखो, और कैपिटल अगर कम हो रहा है तो डेबिट में लिखो। सबसे पहले सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट है ना, तो कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो होता है बच्चों, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, लायबिलिटी में होता है, मतलब वो क्रेडिट में ही बैलेंस होता है, वो यहाँ पे कैपिटल में लिख देंगे, क्रेडिट में। उसके बाद सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या, कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, कि आप सबने मुझे कैपिटल दिया तो आपको मैं इंटरेस्ट पे करता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके वजह से कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट ना, कैपिटल बढ़ रहा है, फायदे की बात है पार्टनर्स के हिसाब से, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आएगा। सी फॉर कैपिटल तो था ही, और सी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रहा तो भी क्रेडिट में। नाउ डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। ड्राइंग्स मतलब क्या बच्चों, पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से कुछ इन द सेंस, तो कैश ले जाएगा, गुड्स लेके जाएगा, फर्नीचर लेके जाएगा, कुछ भी हो, पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से घर पे लेके गए, दैट इज डी फॉर ड्राइंग्स। और डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ड्राइंग्स। ओके, तो ड्राइंग्स लिख दिया हमने क्योंकि कैपिटल कम हो रहा है, और डी फॉर ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी डी है ना, तो वो भी डेबिट में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर और कुछ आ सकता है इसमें बच्चों, प्रॉफिट या लॉस जो भी रहा बिजनेस, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है, तो जब मैं क्लोज कैसे करते हैं अकाउंट्स बताऊंगा, तब मैं प्रॉफिट या लॉस पे आ जाऊंगा। ठीक है, बेसिकली इतनी चीजें यहाँ पे आती है, और एडिशनल अगर कुछ आ जाए तो देख लेना, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम, हो रहा है तो क्रेडिट, और पार्टनर का कैपिटल कम अगर हो रहा है तो डेबिट साइड में। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में उल्टा होता है बच्चों, एसेट वाली साइड, ये वाली साइड डेबिट है एक्चुअल में, हमें आदत है ना वो साइड में डेबिट लिखने की, लेकिन बैलेंस शीट में ये डेबिट साइड होता है, लेकिन हम लिखते नहीं वहां पे, डिनोट नहीं किया जाता, बस एसेट्स और लायबिलिटीज लिखा। एसेट्स मतलब हमारी प्रॉपर्टीज, यार मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, और क्या चाहिए, नहीं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे है, कौन सी साइड में लिखो, एसेट साइड में लिखो। ओके, तो एसेट्स में फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मशीनरी है, कार है, एक दो नाम में सैंपल के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज हमें याद तो रखना है ही नहीं। बिल्डिंग, मशीनरी, कार, फर्नीचर हो जाता है बच्चों, उम्र के हिसाब से संभाल लिया करो। ओके, फर्नीचर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो जो भी एसेट्स रहेगी, स्टॉक है हमारे बिजनेस, तो एसेट्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड। ठीक है, नेक्स्ट लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में बच्चों हमेशा फर्स्ट आइटम लिखा होता है कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप कैपिटल है, ए और बी दोनों के कैपिटल आएंगे, और फिर आउटर में लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों के कैपिटल आएंगे, वो कब, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्लोज होने के बाद। लेकिन अब मैंने नाम लिख के रख दिया फर्स्ट आइटम कैपिटल के लिए रिजर्व। उसके बाद लायबिलिटी में और क्या रहेगा, मे बी अगर क्वेश्चन में दिया तो जनरल रिजर्व भी हो सकता है। जनरल रिजर्व मतलब पास्ट ईयर का प्रॉफिट, तो बिजनेस का प्रॉफिट जो बिजनेस ने बाजू में निकाल के रखा है, रिजर्व में निकाल के रखा है। उसके बाद किसी को अगर पैसे देने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो सकता है, सपोज बिजनेस में बैंक लोन लिया है तो लोन आ जाएगा। बैंक लोन शॉर्ट टर्म हो सकता है, अगर मतलब शॉर्ट टर्म रहा तो बैंक ओवरड्राफ्ट देंगे, वो भी लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म रहा तो बैंक लोन रहेगा। तो किसी के भी पैसे देने रहो, फिर बिल्स पेएबल हो, कोई एक्सपेंस पेड करना बाकी हो, अगर किसी को भी पैसा देना बाकी है वो हमारी लायबिलिटी। ये सब कुछ हम लिखेंगे, हो गया, ये था फॉर्मेट। अब हम सोचते हैं कि ये क्लोज कैसे, चुन चुन के देखते बच्चों, डोंट वरी। सबसे पहले हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, और जैसे अकाउंट्स बनाए वैसे ही क्लोज करते आना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट में हम टोटल लेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जैसे हर लेजर क्लोज करते हैं बच्चों, हर लेजर जैसे क्लोज करते हैं वैसा ही ये भी क्लोज। ओके, लेट्स सी, हमने सपोज टोटल ले लिया, यहाँ पे लिख ली मैंने टोटल। टोटल आमने सामने लिखना, जो बड़ी, याद रखो टोटल का लॉजिक क्या है, जो बड़ी दोनों तरफ खड़ी ले लो टोटल, घड़ी घड़ी नहीं, अगर डाउट रहा तो घड़ी घड़ी लेना वरना एक टाइम में आगे निकल जाओ। ठीक है, दोनों साइड का टोटल ले लिया। नॉर्मली 99% टाइम्स क्रेडिट साइड बड़ा होता है। क्रेडिट साइड बड़ा मतलब इनकम ज़्यादा है,
राइट ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, इनकम ज़्यादा है मतलब बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट में, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो नाम दिया जाएगा टू क्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और अगर इन केस ऐसा कभी हुआ डेबिट साइड बढ़ा है तो डेबिट साइड की टोटल दोनों साइड में लिख के बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रॉस लॉस कैरी डाउन, यहाँ पे फिगर आ जाएगा बैलेंसिंग। ठीक है, बस याद रखो दोनों टोटल जो बड़ी है वो दोनों साइड में लिख दो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर है तो प्रॉफिट और क्रेडिट में है तो क्रॉस लॉस। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये प्रॉफिट का क्या करें, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ऐसा तो सुना होगा ना। फिलहाल के लिए आसमान है ये, डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय क्रॉस प्रॉफिट। ओके, यहां पे क्या लिखा था, सीडी, आधी लावली काडी आता प्यायची बीडी, सॉरी कहना यह था मुझे पहले, अगर कैरी डाउन होगा तो अभी ब्रॉड डाउन। ठीक है, सीडी बीडी अपोजिट साइड में ले लिया, डेबिट से निकला क्रेडिट में अटका। ओके, उसके बाद क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है, चलो ले लेते हैं टोटल्स। यहाँ पे भी मैक्सिमम टाइम्स 99% टाइम क्रेडिट साइड बड़ा रहेगा, मतलब इनकम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनकम ज़्यादा है तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो डेबिट में अगर बैलेंसिंग फिगर आया तो उसे हम नाम दे देंगे टू, क्या नाम दे, इस फिगर को मैं क्या नाम दूं, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, तो ये नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है और ये प्रॉफिट किसको दिया जाए, पार्टनर्स को बांट दिया जाए। ए पार्टनर बी पार्टनर दोनों के अमाउंट लिखेंगे, जो भी अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, और फिर आउटर में अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन देख लो बच्चों, ये जरूरी है क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं था, नेट प्रॉफिट था लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था लास्ट ईयर। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल ले लिया, अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड में आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, लेकिन वो हमने बांट दिया पार्टनर को, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करके लिख। इन केस जो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, डेबिट साइड अगर बढ़ा रहा तो क्या सर। ओके स्टूडेंट, डोंट वरी, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे गेट लॉस, गेट लॉस नहीं रे, रोक लो, नेट लॉस कैरी डाउन। ठीक है, तो इसमें भी अगेन ए और बी पार्टनर, और ऑफ कोर्स उसी प्रॉफिट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लॉस। तो उस केस में डेबिट साइड बड़ी रहेगी ना, तो डेबिट की टोटल दोनों साइड में लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा तो उसको नाम दे देंगे नेट लॉस कैरी डाउन, दोनों पार्टनर का नाम। ओके सर, अब ये प्रॉफिट का क्या करें, अगेन आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो डेबिट से गिरा क्रेडिट में अटकेगा। लेट्स सी, देखो बच्चों, ये प्रॉफिट डेबिट से निकला, यहां पे क्रेडिट में अटका बाय नेट प्रॉफिट। इथं काय लावली ती काडी, इथं काय करायचं बीडी। ओके, तो कैरी डाउन वहां पे, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन। अपोजिट साइड में टू था तो यहाँ पे बाय आ गया, डेबिट से क्रेडिट में आ गया, और कैरी डाउन की जगह ब्रॉड डाउन। ओके, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। डन डन डन। अरे वेट 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 वेट, अब तक तो नेट लॉस का बताया नहीं ना मैंने, नेट लॉस रहा तो क्या। अरे बच्चों, एग्जैक्टली अपोजिट मैंने बोला ना, अगर क्रेडिट से निकला तो डेबिट में अटकेगा, टू नेट लॉस। अगेन ऑफ कोर्स वहां पे कैरी डाउन ही होता है बच्चों, क्लोज करते टाइम ओपनिंग के लिए ब्रॉड डाउन लिखेंगे, पीछे से बैलेंस ब्रॉट लाया, दैट इज ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो एक एक अकाउंट क्लोज करेंगे क्लोज करेंगे क्लोज करेंगे। जैसे ही आप क्लोज करेंगे आपको डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, इसे नाम देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, अरे ए और बी दोनों केस में, दोनों के केस में बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, अरे सॉरी कैरी डाउन कैरी डाउन कैरी। क्लोज करते टाइम कैरी डाउन में नहीं बोला ना आपको, हाँ। तो अकाउंट्स क्लोज कर दिए बच्चों, सेम अकाउंट क्लोज करने का प्रोसीजर है, बस समझ लो यहाँ पे दो कॉलम है ना, ए का सेपरेटली क्लोज करना है, मतलब ए की टोटल लो दोनों साइड की, जो बड़ी दोनों साइड में लिखो और बैलेंसिंग फिगर
अपोजिट, मतलब जहां पे कम पड़ रहा है शॉर्टफॉल है वहां पे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, नॉर्मली डेबिट में रहेगा और फिर बी वाला क्लोज करो। ओके, सेम हर लेजर क्लोज करते वैसा ही है, बस यहाँ पे 2 कॉलम है, सेपरेटली क्लोज करने हैं। तो बैलेंस कैरी डाउन बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन से साइड में आया, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में, डेबिट से निकला, अरे बोलो बोलो, डेबिट से निकला, क्रेडिट में अटका। सर ये तो डेबिट में ही जा रहे हैं ना, आप क्या मजा ले रहे सर हमारी। अरे बच्चों मैंने बोला, आपको पहले ही बोला, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट होता है, तो बैलेंसेस जो ऊपर से कैरी हुए यहाँ पे आएंगे और फिर ये आउटर में टोटल आ जाएगा। ओके, ये बैलेंसेस डेबिट से ही निकले थे और क्रेडिट में ही गए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी का मतलब ही क्रेडिट साइड होता है। ओके, और फिर एट द एंड इतना कुछ करने के बाद देना पड़ेगा बैलेंस शीट का टोटल, और अगर मतलब ये थोड़ा काल्पनिक काल्पनिक स्टोरी के आधार पे बोल रहा हूं मैं, ये हम आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ओके, ये काल्पनिक इसलिए कि आज डे 1 है बच्चों, डे 50 पे ये रियलिटी होगा, काल्पनिक नहीं रहेगा। ओके, एट द एंड ऑफ द बैच डेफिनेटली यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आपका बैलेंस शीट टैली होकर रहेगा। एग्जाम में बैलेंस शीट टैली होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन है, जो फील है ना बच्चों, हो शायद किसी ने प्रपोज करने के बाद भी इतना खुशी ना हो, इतना फील आएगा आपको। ओके, आई एश्योर यू, वो फील एकदम जबरदस्त है। और वही बोर्ड एग्जाम में टैली हो गया, लय भारी, एकदम पैसा वसूल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखा जाएगा, देन वी मूव टुवर्ड्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आ गए हम बैलेंस शीट पे जो टैली होना चाहिए। और इसी तरह हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कवर किया, व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, 50 दिन देखने ही वाले हैं। एंड आज का बेसिक कंसेप्ट ये था कि कौन से अकाउंट ड्रॉ करने हैं और उसमें क्या कंटेंट है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का एपिसोड नंबर 1 बस ट्रेलर था, लेकिन एपिसोड नंबर 2 से डायरेक्टली पिक्चर स्टार्ट होगा, और हाँ, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट होगा फ्रॉम डे नंबर 2। सो डोंट मिस एनी लेक्चर, बस स्टे ट्यून टू केकेसीए, एंड तक 50 दिन अटेंड कीजिए, वी आर देयर टू गिव यू रिजल्ट। ओके, चलो स्टूडेंट, तब तक लेता हूं आपसे विदाई। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।